Online luxurious system of medicine, the new era. Online luxurious system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center. Today lecture pathology, appreciation of deviations from normal abnormal structure and functions of the body system and electrohomeopathy. पिछली बार सिर्फ एप्रीशिएशन एंड डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन था। इस बार हमने इलेक्ट्रोहोमेपैथ के साथ मेडिसिन के साथ इस लेक्चर को तैयार किया है। पार्ट 13 है आज का लेक्चर। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स। एप्रिसिएशन डेविएशन फॉर नॉर्मल टू एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम इलेक्ट्रोहोमेपैथिक मेडिसिन यूजेस। यहाँ पर नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जाना एक कंडीशन डिपेंड होती है। कभी एटमॉस्फेरिक होती है, कभी क्लाइमेटिक होती है, कभी हमारे खुद की अपनी लापरवाही की वजह से होती है। जो बॉडी डिवीज़न होती है, जो जिसमें बॉडी का लॉस होता है और नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ कन्वर्ट होती है, जिसमें हम बॉडी लॉस वगैरह भी देखते हैं और एक्सर्शन भी देखते हैं, टायर्डनेस भी देखते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट देखते हैं, इंसोमिनिया भी देखते हैं, तमाम से सिम्टम्स राइज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इलेक्ट्रोहोमेपैथिक मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अ डिजीज़ इज़ एनी डिविएशंस फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस ऑफ सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन और बॉडीज़ सिस्टम। जब हमारी बॉडी का नॉर्मल नॉर्मल सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता या हमारी बॉडी नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ बढ़ती है, जिसमें हमारे सेल्स इफ़ेक्टिव होते हैं, टिश्यूज़ इफ़ेक्टिव होते हैं, ऑर्गन्स इफ़ेक्टिव होते हैं, बॉडी का पूरा सिस्टम इस तरीके से कंबाइंड इफ़ेक्टिव हो जाता है, जिसमें जो कॉज़ बनता है पैथोलॉजी, जिसके स्टडीज़ के लिए हम पैथोलॉजी स्टडीज़ करते हैं। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ चेंजेस इन देयर इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ। पैथोलॉजी के ज़रिए हम जानते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से बॉडी इफ़ेक्ट हो रहा है बॉडी के अंदर, और क्या-क्या एबनॉर्मलिटीज़ है जो हमें पता नहीं है। उसे पता करने के लिए हम पैथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, जिसमें फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन का सिलेक्शंस करते हैं। नॉर्मल स्टेट्स हेल्थ, जो हमारी नॉर्मल हेल्थ की जो कंपोजिशंस होती हैं, प्रॉपर ऑर्गन स्ट्रक्चर, जो हमारे ऑर्गन्स हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारी बॉडी का जो फंक्शंस हैं, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हैं, जो फ्लूइड्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, या बायोकेमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रैवल्स कर रहे हैं, ये सब एक नॉर्मल कंडीशन में फंक्शन करते रहते हैं, तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं एफिशिएंटी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट कंटिन्यू नॉर्मल कंडीशन से निकलता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किसी तरीके का कोई अ, नुकसान नहीं हो पाता। अगर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर जमा हो, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्वेट पसीना हो, या फिर रिस्पायरेटरी के अंदर किसी भी वेस्ट मटेरियल्स का या फॉरेन मटेरियल का डिपोजिशन शुरू हो जाए, तो हमारी बॉडी लॉस की तरफ जाती है। अगर ये सारी चीज़ें सांस प्रॉपर से आ रही है, प्रॉपर आ रही है, स्वेटिंग प्रॉपर हो रही है, नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, भूख लग रही है, नींद आ रही है, और फिकस मतलब टॉयलेट साफ़ हो रही है। फिकस मीन्स जो नेचर कॉल्स है, सुबह हम अपनी बॉडी को फ्रेश करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को निकालते हैं, यूरिन है या पॉप के ज़रिए करें, या टॉयलेट के वर्ड्स में यूज़ करते हैं। वैसे टॉयलेट यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे, फिकस पास करना होता है। मेंटेनेंस ऑफ द होमेस्टेसिस, और हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस है होमेस्टेसिस का, वो नॉर्मल हो, इंटरनल होमेस्टेसिस। यहाँ पर जो कंडीशन रखी गई, इंटरनल बैलेंस को, हमारी पूरी बॉडी एक स्टडी स्टेट के अंदर नॉर्मल काम करती है, उसे हम होमेस्टेसिस फंक्शन कहते हैं, जो इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करती रहती है। यही इलेक्ट्रोहोमेopathy के जो है प्रिंसिपल्स हैं कि मैं
हमारी बॉडी जो है होमोस्टेसिस मैकेनिज़्म को मेंटेन करती है और बॉडी के एंटेरोरेंटियल फ्लूइड्स जो बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो हमारी बॉडी की एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, गैस का है या फिर हार्मोन का है, विटामिन्स का है, मिनरल्स का है या सॉल्ट्स की है रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो वो हमारी जो है बॉडी होमोस्टेसिस मैकेनिज्म मेंटेन रहता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल काम करती रहती है। एब नॉर्मल स्टेट जब हमारी बॉडी जो दूषित हो जाती है या नॉर्मल से कंडीशन हट जाती है, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। सबसे पहले फंक्शन चेंजेस आएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस के जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टडीज़ है, वो हम पैथोलॉजी के ज़रिए जानते हैं। और इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन में स्ट्रक्चर की साइज़ चेंज हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, बड़ी हो जाएगी। स्वेलिंग मीन्स यहाँ पे सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन ही सूजन आना है, जो कलेक्शंस ऑफ फ्लूइड्स है। डिजनरेशंस, किसी ऑर्गन का डिजनरेट हो जाना, ट्यूमर्स का एक्स्ट्रा ग्रोथ, सेल्स का डेवलपमेंट हो जाना, डिफ़ॉर्मिटीज़, किसी चीज़ का लॉस हो जाना जो बॉडी से कंटिन्यूअस लॉस होती जा रही है या कोई फ्लूइड का लॉस हो रहा है। टिश्यूज़ डिस्ट्रक्शन, टिश्यूज़ का टूटना, ये हमारी बॉडी के एब्नॉर्मल कंडीशंस हैं, जिसमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जो है एक नॉर्मल एक प्राइमरी लेवल की देखी जाती है कि कहीं पे भी स्वेलिंग दिखती है और फ़ौरन उसे अगर न केयर किया जाए तो फिर वो जा कर के मेजर कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट हो जाती है। फंक्शनल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस में जो रीड होती है वो पेन है, वीकनेस महसूस होगी, अक्सर या तो पेन महसूस होगी या वीकनेस महसूस होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, पुअर सर्कुलेशंस होगा, सर्कुलेशन हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन वो पुअर होगा, जिसकी वजह से बीपी लो होगी। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, या तो लूज मोशन हो जाएगा, या तो कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा, या तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, खाना प्रॉपर नहीं खा पाएंगे, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। रिस्पायरेटरी डिसफंक्शन, जिसमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, या अगर सांस ले भी रहे हैं तो उसमें प्रॉपर वे में जो ऑक्सीजन फुल चेस्ट के अंदर जाना चाहिए, कंजेशन की वजह से नहीं जा सकेगी। और अगर स्लो रिस्पायरेशन हो रहा तो उसकी वजह से भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से लॉक होना बॉडी का, या लड़खड़ाहट महसूस करना, चलते चलते पैर जैसे अथाड़ अथाड़ जो गुजराती में कहते हैं, तो प्रॉपर हम कह नहीं पा रहे हैं। लड़खड़ाहट, जिसमें पैर से पैर टकरा जाना या फिर चलते चलते एकदम से इम्बैलेंस हो जाना बॉडी का, तो ये नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है यहाँ पे। दीज चेंजेस आर रिप्रेजेंट डिपॉर्चर फॉर नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और ये जो चेंजेस हैं जब प्रेजेंट होते हैं और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, तो हम उसे एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक इंटरप्रिटेशंस, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का इसके अंदर जो रोल है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, जो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का जो सिद्धांत है, अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रिंसिपल, डिजीज डेवलप्स व्हेन देयर इज द इम्बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लू। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहना है कि जब हमारी बॉडी फ्लूइड्स का इम्बैलेंस होता है या फ्लूइड हमारी बॉडी के इम्बैलेंस होते हैं, तभी वो डिज़ीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। यूँ कह लें कि हमारी बॉडी, हमारे ब्लड और लिम्फ का जो इम्बैलेंस होना ही डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ है। लिम्फेटिक फ्लूइड्स जिसमें आ गया, ब्लड फ्लूइड्स आ गया है, एंड वाइटल फोर्सेस जो हमारी बॉडी हमें लिविंग कंडीशन में मेंटेन करती हैं, हमारी बॉडी को एक्टिव रखती हैं, वाइटल फोर्सेस, और बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल करती हैं। ये वाइटल फोर्सेस का भी लॉस होना जो है हमारी बॉडी का को लॉस की तरफ ले जाता है। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में हमारी मेडिसिन जो हैं, लिम्फ एंड ब्लड को के फ्लूइड्स का फ्लूइड्स के सर्कुलेशन को नॉर्मल करना होता है, वाइटल फोर्स को मेंटेन करना होता है। ट्रीटमेंट सेम्स, जो इसमें ट्रीटमेंट का उद्देश्य है, रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसको रीस्टोर किया जाए, नॉर्मल किया जाए नॉर्मल कंडीशन में, एंड द फंक्शन बाय इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करके फंक्शन को नॉर्मल किया जाए। ये कह सकते हैं फंक्शन
के ज़रिए जो है हम सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो फ़ंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो सर्कुलेशन के थ्रू मेंटेन होता है। कोई भी ऑर्गन जब तक उसे फ्लूइड नहीं मिलेगा तब तक वो उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाए। फ्लूइड सर्कुलेशन और वाटर सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन, ये हमारी बॉडी का तभी हुआ जब हमारे फंक्शंस नॉर्मल हो गए, या हमारे फंक्शन नॉर्मल हैं तो ये सब सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। तो हमें क्या है, अपने बॉडी का जो फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए सर्कुलेशन को नॉर्मल की करने की ज़रूरत है। ड्रेनेज सिस्टम, जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो जमा हो जा रही हैं, जो हमें वेस्ट मटेरियल है, उसे ड्रेनेज प्रॉपर टाइम से होना चाहिए। न्यूट्रिशंस, बॉडी का एब्जॉर्प्शन नॉर्मल होना चाहिए। कई बार होता है कि देखा गया है लोग विटामिन्स की अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा हेल्दी खाते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम बनती है, जैसे कि ट्रीटमेंट जो है, हाँ जी, बहुत अच्छा हम खाना फूड्स लेते हैं। बहुत पेशेंट आते हैं कि सर, तो हम तो सभी चीज़ें खाते हैं लेकिन फिर भी हमें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं, ये कई बार टायर्डनेस की वजह से या हमारी अपनी लापरवाही की वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं लेने का, कंटिन्यूअस वर्क करने की कंडीशन में ये टायर्ड हो जाते हैं, और जिसमें मैसेंजर्स का जो मैसेज का ट्रांसमिशन रुक जाता है, और वो हमारे जो है न्यूट्रिशंस को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हम खाते तो हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हैं और लेते हैं, फूड्स के अंदर चीज़ें होती हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर यूज़लेस कंडीशन में जाती हैं, और वो यूज़ हो नहीं पाती हैं, कि वो बॉडी से बाहर भी हो जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं। तो न्यूट्रिशन को प्रॉपर जो हेलो। मूड कर दें आप साउंड को, ठीक है, इम्प्रूव कर दें सर्कुलेशन को, ड्रेनेज और न्यूट्रिशंस हो गया। एंड टिश्यूज़ वाइटिलिटी, टिश्यूज़ की जो वाइटिलिटी है, जो उसकी अ, उसको मेंटेन करती है इलेक्ट्रोहोमोपैथ। बॉडी सिस्टम, यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है: बॉडी सिस्टम, एब्नॉर्मल फंक्शन एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली यूज्ड। लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाते हैं, इन लार्ज ग्लैंड और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पाया जाता है, जिसमें हम S1, S5 और S10 का यूज़ करते हैं। S1 होल बॉडी है, S5 मसल्स और प्लस आपका स्किन है, और लिवर के लिए यूज़ की जाती है। S10 इंटेस्टाइनल फंक्शंस के लिए यूज़ की जाती है। ब्लड सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन, कंजेशंस, जिसमें A1, A2 और C4 यूज़ किया जाता है। C4 का इफ़ेक्ट जो है बोन मैरो पे है। बोन मैरो पे होने की वजह से ये जहाँ पर एनीमिया की कंडीशन मेंटेन होती है, ब्लड प्रॉपर फॉर्म नहीं होता, तो वहाँ पर हम C4, A1 और C4 दे करके उसे मेंटेन कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस। डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी का जो सिस्टम है वहाँ पे इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस पाया जाता है एबनॉर्मल कंडीशन में। उसको ठीक करने के लिए हम एस्टेन और WE-C4 दे सकते हैं, C4 के साथ C10 दे सकते हैं। C4 की जगह पे हम C10 दे सकते हैं। C4 जनरली हम बोन के अंदर यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चरल स्केलेटन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर बोन में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती है या कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, हम C4 का यूज़ करते हैं। ओके। रिस्पायरेटरी सिस्टम, क्रॉनिक कैटर साइनोसाइटिस एंड अस्थमा के अंदर देखा गया है, जिसमें पी ग्रुप की मेडिसिन आ जाती है, S5 और W यूज़ करते हैं। मस्कुलेटल सिस्टम में अर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन होता है, जिसमें C4, RE और S5 का यूज़ करते हैं। और नर्वस सिस्टम में वीकनेस, स्ट्रेस और न्यूरोलॉजी आता है, जिसमें C4, A2 कहते हैं, A2 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें हम अपनी जो प्रैक्टिस है, नेचुरल रेगुलर प्रैक्टिस है, उसमें F1 भी यूज़ करते हैं। ओके। यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी डिसऑर्डर है, जिसमें RE, सॉरी यहाँ पे इसको जब करेक्शन कर लेते हैं, S10 नहीं, यहाँ पे S6 आता है, S6। और दूसरा हम S2 भी, S2 भी यहाँ पे ये है।
ओके, तो यूनिट सिस्टम के लिए हम यूज़ जो करते हैं फंक्शनल मेंटेनेंस के लिए हम आरई बॉडी के जो फ्लूइड्स के फ्लो को इंक्रीज़ करता है, सर्कुलेशन को फास्ट करता है, जिसमें एस6 किडनी की मेडिसिन है। और एस6 का फंक्शन किडनी टू यूरेट्रा होती है, और एस2 का जो फंक्शन यूरेट्रा टू सॉरी यूरेथ्रा टू ब्लडर, ब्लडर टू यूरेटर, यूरेटर टू किडनी। मतलब ये नीचे से फ्रंट पोजीशन से लेके बैक पोजीशन तक जाती है, एस6 अपर से लेकर के एकदम आउटर सरफेस तक आती है। तो अगर हमें फर्स्ट टाइम अगर किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर उसकी किडनी में प्रॉब्लम्स है, स्टोन किडनी में है, तो हम पहले एस6 का यूज़ करेंगे, ना कि हम एस2 का यूज़ करेंगे। एस2 का उस यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो, ब्लडर के अंदर स्टोन हो, या ब्लडर यूरिन रिटेंशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो एस टू का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। अगर किसी का क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हम एस एक्स का यूज़ करते हैं। स्किन डिसऑर्डर्स, एक्जिमा, सोराइसिस, एरेक्शंस, एस1 और एस5 और डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक यूज और बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कंसेप्ट एंड और नॉट इस्टेब्लिश मॉडर्न साइंटिफिक क्लिनिकल एविडेंस। देखिए, बार बार ये चीज़ आती है जब हम किसी प्रोग्राम को स्टैंडर्ड पे ले आते हैं, तो हमारी जो है मेडिसिन का कोई एविडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि ये माना गया है कि हमारी मेडिसिनें जो भी वर्क करती हैं वो सेल्स के बाहर, या हम लैब में उसका अ, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं मिल पाता। लेकिन जब ही जैसे ही ये कुछ लोगों का मानना है कि हमारी मेडिसिनें हैं एंजाइम पे काम करती हैं, और ये जब इंट्रासेलुलर एंजाइम होने के कारण जो है, ये इनका बाहर सेल्स के बाहर किसी तरीके का कोई मूवमेंट्स नहीं देखा जाता। लेकिन जैसे ही ये सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, ये अपना काम शुरू कर देती हैं। तो इसलिए ये इनका जो है लैब में टेस्ट हो पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से मॉडर्न साइंस के हिसाब से साइंटिफिक क्लिनिकल एविडेंस अभी इसका नहीं है, अनप्रूव हुई है। लेकिन क्योंकि काम करती है, हमने खुद देखा है कि अभी एक पेशेंट हमारा था, जिसमें हमें ग्रुप में कल भी इस बात को कहा था कि एक वोन्स था जिसमें ऑपरेशन हो गया था, वॉमिटिंग, डायरिया और बर्निंग, सारी चीज़ें थी। मेडिसिन ले भी नहीं पा रहा था, कुछ खाना भी नहीं, यहाँ तक कि पानी भी नहीं टिक रहा था। तो जब हम उसे इलेक्ट्रोहोमेटिक मेडिसिन देना शुरू किया, तो वॉमिटिंग भी रुक गई, और जो ड्रेसिंग करते वक्त देखा गया कि S1C5A1 के ज़रिए जो ऑपरेशनल जो पार्ट था बॉडी का, जिसमें ऑपरेशन किया गया था, पश हो गया था, तो उसकी कंडीशन ये हुई कि एंटीबायोटिक से तेज़ी के साथ, कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ इलेक्ट्रो की मेडिसिन से वो ड्राई होने लगा, सूखने लगा। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एंटीबायोटिक जैसे वर्क ग्रुप की मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को पे काम करती हैं हमारी मेडिसिनें, जिसकी वजह से ये अच्छा काम करती हैं। ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को बॉडी में कंप्लीट करती है। किसी भी ज़ख्म को सूखने के लिए बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सेल्स रीजनरेट करने की ज़रूरत होती है। टॉक्सिक जो ओल्ड सेल्स हैं या डेड सेल्स, उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। तो जी और C5 इसी चीज़ का काम करती है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ कोई भी वुंड्स हैं, आप ट्राई कर सकती हैं अपनी क्लिनिक में। इस मेडिसिन को देने पे ईज़िली जो है ड्राई हो जाएगा। कुछ दिन से कुछ पिक्चर्स पड़ रही थी, करीब 20-25 दिन से, जिसमें आपने देखो स्टेप बाय स्टेप वो ड्राइनेस की तरफ बढ़ता चला गया। जो वुंड था, एब्सेस था, तो उसमें भी इसी मेडिसिन का यूज़ किया गया, और C5G जो है, उस पे ड्रेसिंग के लिए यूज़ किया गया। फंक्शनल मेडिसिन कंसेप्ट ऑफ S1. Scrofulosum number 1. S1 is often considered constitutional and lymphatic remedies. ये कॉन्स्टिट्यूशन और लिम्फेटिक रेमेडीज़ हैं, जो बॉडी के अ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसको मेंटेन करती है, उसमें वो बैलेंस करती है। जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ है, चाहे न्यूट्रिशनल है, चाहे फंक्शनल हैं, ये सारे हार्मोन्स को मेंटेन करती हैं, और तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। और अगर कोई भी जगह पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और डिफिशिएंसी हो रही है, तो उस डिफिशिएंसी को भी और रिमूव करती है। मीन्स इसका काम है रिसेप्टर्स को ओपन करना और लॉक भी करना। तो हम जब न्यूट्रल फेज़ में मेडिसिन को देते हैं या D5 में देते हैं, तो ये दोनों फंक्शन एक साथ करती है।
जब हम इसे स्ट्रॉन्ग डोज़ में देते हैं, मीन्स फर्स्ट डाइल्यूशन के अंदर, तो ये बॉडी के फंक्शन को बढ़ा देती है। अगर किसी चीज़ को बॉडी से रिमूव करना है, क्लीन करना है, ड्रेनेज करना है, तो हम S1 को हाई डाइल्यूशन में देख सकते हैं, सॉरी, फर्स्ट डायरेक्शन में देते हैं तो बॉडी से चीज़ें रिमूव होना शुरू होती हैं। और अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उससे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराना है, तो इसके सेकंड और थर्ड डाइल्यूशन के अंदर फिर एब्जॉर्ब करना शुरू हो देते हैं। ठीक है। रेमेडी इन द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रेडिशनल यूज फॉर द ये सेलुलर न्यूट्रिशन सपोर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाती है, टिश्यूज़ रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए यूज़ की जाती है, इम्यून सिस्टम एंड सपोर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, मेटाबॉलिक बैलेंस के लिए यूज़ की जाती है, रिमूव द एक्यूमुलेट वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जो जगह घर बना के रखा हुआ है, जगह को इंगेज कर लिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन हो रही है या एब्सेस फॉर्म हो रहा है, तो वो उन जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करती है, चाहे वो यूरिन ब्लैडर के अंदर हो या इंटेस्टाइन के अंदर हो या स्किन के अंदर हो, ये सभी जगह से रिमूव करती है। या फिर लंग्स के अंदर रीस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, या रीस्टोर करती है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को नॉर्मल कंडीशन में। Clinical appreciation, normal, abnormal electropathic supports, healthy lymphatic flow, lymphatic congestion and S1 C5 देते हैं। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हम मेटाबॉलिक इम्बैलेंस के लिए S1 और C4 देते हैं। हेल्दी सर्कुलेशन के लिए ब्लड स्टैग्नेशंस के लिए A1 और A2 देते हैं। हेल्दी टिश्यूज़ के लिए टी जनरेशन कराते हैं। इन्फ्लेमेशन को रिमूव करने के लिए C4 और S1 का यूज़ करते हैं। नॉर्मल इम्यूनिटीज़ के लिए हम रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए हम S1 और S10 का यूज़ करते हैं। S1 जो है होल बॉडी के लिए यूज़ की जाती है, S10 हम ख़ास करके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देते हैं। कई जगह पे स्किन में भी यूज़ होती है। S1 को हम बिफोर मील्स देते हैं जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और S10 को आफ्टर मील्स करते हैं। ये अगर हम देते रहते हैं तो पेशेंट्स की पूरी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी आ जाती है। Appreciate adverse form from normal to abnormal structures bodies. यहाँ पर सिस्टम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अप्रोच नॉर्मल प्रॉपर ऑर्गन स्ट्रक्चर बैलेंस ब्लड, ये फिर शायद रिपीट होगी स्लाइड, ये रिपीट होगी, सॉरी। हाँ, यहाँ पे अब अलग तरीके से थोड़ा सा है। S1 लिम्फेटिक ड्रेनेज, सेलुलर न्यूट्रिशन, टिश्यूज रीजनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर, लिम्फेटिक कंजेशंस, और यहाँ पे डाइजेशन, वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो गई, सॉरी। वेस्कुलर कंजेशन यहाँ पे रिमूव करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस हैं। ब्लड सर्कुलेशन सपोर्ट्स करता है A1 और A2, और वेस्कुलर कंजेशन को रिमूव करता है। वेस्कुलर कंजेशन के अंदर A2 बहुत अच्छा काम करता है, और अगर न्यूट्रिशंस और हार्मोनल किसी तरह की कमी है या ऑक्सीजन की कहीं रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, तो A1 बहुत अच्छा काम करता है, फंक्शनल वीकनेस को दूर करते हैं। और C4 जो है टिश्यूज़ रिपेयर करते हैं, सेलुलर बैलेंस करते हैं, डिजनरेशन ऑफ कंडीशन को मेंटेन करते हैं। जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत सख्त लाइक बोन कोई स्ट्रक्चर अगर फॉर्म हो रहा हो या कैंसर की कोई गांठ हो, तो वहाँ पे हम C4 का यूज़ करते हैं। रेड इलेक्ट्रिसिटी पेन रिलीफ के लिए काम किया जाता है, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर के में यूज़ किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स में यूज़ किया जाता है इसका। F1 और S5 के साथ बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और अगर किसी का जॉइंट्स लॉक कर गया है तो RES5 और F1 हम अगर देते हैं A1 के साथ, तो मैंडिबुलर जो जॉ लॉक हो जाता है या कोई भी जॉइंट्स लॉक हो गया है, तो वहाँ पर इसे बहुत ईज़िली 24 घंटे के अंदर कई बार देखा गया है ये फ्री कर देता है। अगर 24 घंटे के अंदर बहुत क्रोनिक है तो 1 वीक के अंदर। हमने इसका रिज़ल्ट 24 घंटे के अंदर ही देखा है, और जबकि 6 महीने से जो पेशेंट था ऑन बेड था, और ये ऐसे हमने देखा था अपनी पहली प्रैक्टिस में जब हम एमडी कर रहे थे, नेपाल बॉर्डर के पास महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक कैंप था, कैंप में वो पेशेंट को देखने गए थे। उसके घर पे वो उठकर नहीं चल पा रहा था, नेक्स्ट वीक में मेडिसिन दे के आ रहे, और नेक्स्ट वीक में जब उसी कैंप में गए तो पता चला कि वो पेशेंट सामने से चलता-फिरता चला आ रहा है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा मुझे। रिस्पायरेटरी एंड स्किन कंडीशन,
कैटरल एंड डिसऑर्डर्स, डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ऑब्जेक्ट रीस्टोर नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो इसका जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे, वो जो हम इसके रिजल्ट्स को लेते हैं, तो ये रिस्टोर करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर को एंड फंक्शंस को, इम्प्रूव द ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेशन, इनहेंस टिश्यूज न्यूट्रिशन। और लिम्फ एंड ब्लड के सर्कुलेशन को जब हम इम्प्रूव करते हैं, तो इस तरीके से हम टिश्यूज़ के को जो न्यूट्रिशन है, सप्लाई है, वो प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं। सपोर्ट नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। और ये जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है, ये बॉडी को नेचुरल हीलिंग सपोर्ट करती हैं और मेंटेनेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल बैलेंस। ये फिजियोलॉजिकल्स जो हमारी बायोकेमिस्ट्री को है, वो मेंटेन करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक केयर नेचुरल, सेफ एंड इफेक्टिव होती है। अंडरस्टैंडिंग डिजीज बिगिन विद द रिकग्नाइजिंग द डिवोशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी जगह डिविशंस होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर का और फंक्शन का, तब डिजीज़ प्रेजेंट होती है। और इस मेडिसिन का यूज़ करना नेचुरल है, सेफ है, इफ़ेक्टिव है। ओके, ये हमारे जो इस पे एक जो पोस्टर कल ने बना हुआ है, और ये पोस्टर ग्रुप में डाल भी दिया था हमने, तो इस पे सारी मेडिसिनों का इंडिकेशन भी दिया गया है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।